नमस्कार। पिछले अपने वीडियोस में हमने प्रसार शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। शिक्षा के तीनों रूप के बारे में, तीनों प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। क्षेत्र का अर्थ होता है काम करने के लिए स्थान, या जो भी हम काम करते हैं वो किन किन चीज़ों से प्रभावित है या किन किन स्थानों पर वो संबंधित है, किन चीज़ों से संबंधित है, ये सभी आता है क्षेत्र के अंदर। जीवन के प्रत्येक आयाम में वृद्धि, विकास और प्रगति की आवश्यकता है और उसके लिए प्रसार शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रसार शिक्षा के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं में हमने ये पढ़ा कि प्रसार शिक्षा गरीब लोगों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने का प्रयास करती है। तो जीवन के सभी आयामों को कैसे हम अच्छा बनाएं, कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे उनमें विकास किया जाए, इस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रसार शिक्षा। और ये लोगों को कई प्रकार के कौशलों में निपुण करती है, किस तरह की स्किल्स उनके अंदर डेवलप की जाएं जिससे कि वो अपने रोजी रोटी खुद कमा सकें या अपने आर्थिक स्तर को सुधार सकें, अपने समय को व्यर्थ नहीं करें और जीविका उपार्जन कर सकें। तो और इस सब के माध्यम से अपने जीवन की अनेक जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके लिए नए नए रास्ते सुझाना भी प्रसार शिक्षा का काम है। प्रसार शिक्षा लोगों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करती है। ये समझाती है लोगों को प्रसार शिक्षा कि उनकी वास्तव में क्या ज़रूरतें हैं, क्या समस्याएं हैं और उन ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। और इस सब के लिए उनकी जो भी क्रियाएं हैं, उनका जो व्यवहार है, दैनिक सोच, उनकी रोज़ के जो भी क्रियाकलाप हैं या उनका जो भी स्केड्यूल है, किस तरह की दिनचर्या है, उसमें कैसे परिवर्तन ला करके वो अपने व्यवहार को बदल करके और फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं या अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये जीवन के सभी पहलुओं को छूने वाला है या सभी पहलुओं से संबंधित है, इसीलिए आज के समय पर क्योंकि ग्रामीणों के साथ समस्याएं बहुत सारी हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है, तो इसलिए ग्रामीण विकास के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और असीमित है। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। उन लोगों के घर में, खेतों में या जो भी बागवानी या और कुछ भी काम वो करते हैं उस सभी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रसार कार्यक्रम के लिए केल्से और हर्ने ने 9 क्षेत्रों को रेखांकित किया है जो इसका स्कोप बताते हैं, इसके क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं और इनमें ग्रामीण विकास से संबंधित क्रियाएं समाहित होती हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से या जिन क्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों का या ग्रामीण समुदाय का विकास किया जा सकता है, उनको प्रोग्रेस उनकी हो सकती है, कैसे वो तरक्की कर सकते हैं। और जो भी प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए, यानी गत्यात्मक और लचीला होना चाहिए, ताकि जो भी इसके स्कोप हैं वो अच्छे से पूरे हो सकें, फुलफिल हो सकें। ये जो 9 क्षेत्र या स्कोप हैं, इनमें सबसे पहला है कृषि तथा संबंधित उत्पादन में कुशलता प्राप्त करना। इसका मतलब ग्रामीण समुदाय की हम बात कर रहे हैं जिनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य रोजगार खेती बाड़ी यानी कृषि होता है। तो कृषि से संबंधित उत्पादन में जो भी वो फसलें उत्पादित करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, कौन कौन सी फसल किस ऋतु के हिसाब से, किस मौसम के हिसाब से जो भी फसलें वो उत्पन्न करते हैं उनमें कुशलता प्राप्त करना, यानी खेती की प्रक्रिया तो हमारे यहाँ बहुत सालों से चली आ रही है, परंपरागत तरीके हैं,
लेकिन उससे फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। तो किस तरह के उन्नत बीज हैं, कैसे उनकी किस्में उन्नत हैं, सिंचाई की तकनीकें नई नई क्या हैं, नए उपकरण क्या हैं, कैसे खेती की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है कि कम समय और कम स्थान में बिना किसी नुकसान के फसलों को किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो, चाहे वो कीड़ों के माध्यम से या गर्मी या बारिश या सूखा, कैसे हम इन सभी प्रकोपों से बचाते हुए अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं। इस चीज़ को समझाना ये इसके क्षेत्र में आता है। फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कृषि के संबंधित उत्पाद हैं, उन सब का वाणिज्य, व्यापार, वितरण और उपभोग संबंधी आदान प्रदान में कुशलता प्राप्त करना। क्या होता है, किसान फसलें तो उत्पन्न कर लेता है लेकिन उसको मार्केट में बेचना नहीं आता, या बीच में इतने बिचौलिए या मिडलमैन होते हैं कि किसान को तो उसकी फसल की कीमत बहुत ही कम मिल पाती है, और जो ये मिडलमैन होते हैं ये बहुत ऊंची कीमतों पर इनको बाजार में बेचते हैं। ऐसे में क्या होता है, मेहनत तो की किसान ने, लेकिन फ़ायदा किसने उठाया, उस व्यक्ति ने जिसका उस फसल के उत्पादन में कहीं कोई भूमिका ही नहीं है, कोई योगदान ही नहीं है। तो असली जो मेहनत करने वाला है, अन्नदाता है, उसको इस सब का, अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए उनको व्यापार की तकनीकों में या वाणिज्यिक सिद्धांतों में, वाणिज्यिक जो भी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस सब के अंदर, कमर्शियल एस्पेक्ट के अंदर एक्सपर्ट करना या इस तरह की स्किल्स डेवलप करना कि वो अपनी फसलों को सही तरीके से सही स्थानों पर खुद ही मार्केट में जा कर के बेच सके, उनको कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे उसका उपभोग करना है कि अपने लिए भी रख लिया और जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, और बाकी जो भी फसल है उसको बेच दे, और जितना एक्स्ट्रा कुछ भी उसके पास है उसको कैसे वो संरक्षित रख सकता है, कैसे सही तरीके से इधर उधर वितरित कर सकता है, ये सारी स्किल्स का डेवलप करना उसको सिखाया जाए। यानी मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की जैसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तीसरा क्षेत्र है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास और उपभोग को बढ़ाना। हम सभी जानते हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी वो सभी रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी मुख्य रूप से, और ये जितने भी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, हमारे आसपास का वातावरण, ये सब प्रकृति की देन है हमारे लिए। जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, जो खुली हवा, खुला स्थान हमें मिला हुआ है, ये सभी प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन इन सभी की एक सीमा होती है, ये बिल्कुल असीमित नहीं है। तो कैसे हम इन सभी संसाधनों को संरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे जल को हम कैसे स्टोर करें या कैसे उसको खर्च करें कि कम से कम पानी में हम अच्छी से अच्छी खेती कर सकें, अपने घर के काम चला सकें। कैसे हम इस तरह के स्रोत बनाएं या ऐसे कुछ साधन या व्यवस्थाएं करें कि हम इन संसाधनों को संचित करके रख सकें, स्टोर करके रख सकें। विशेष रूप से जल यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं जितना है अपने लिए और आगे के लिए, और उसका उपभोग किस तरीके से किया जाए सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से, कुशलतापूर्वक, ताकि हम अपने उन सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें, उनका बिल्कुल दुरुपयोग ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जो भी संसाधन हैं ये उपयोग के लिए बचे रहें। ऐसा नहीं हो कि हम इतना पानी फैला दें कि आज से 20 साल बाद पीने के लिए पानी ही ना बचे या खेती के लिए पानी ही नहीं बचे। तो ये सारी समस्याएं भविष्य में हो सकती हैं। इसीलिए इतनी जागरूकता उत्पन्न करना कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों को संरक्षित रख सकें, अपने लिए तो समुचित उपयोग करें ही, और यही चीज़ कहलाती है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इसका क्षेत्र है खेत तथा घरों में समुचित व्यवस्थापन करना। जब हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं
तो सिर्फ खेतों की ही व्यवस्था नहीं है बल्कि घरों की व्यवस्था भी आती है इसके अंदर। तो खेतों के अंदर तो ये कि जो भी हमारे पास ज़मीन है, जितनी भी जगह है, उस सब में कैसे हम अधिकतम फसलों को उत्पादित कर सकते हैं, कम से कम पैसा खर्च करके, कम समय में कम श्रम लगा करके, यानी नई टेक्नोलॉजी, नए उपकरणों, नई मशीनों के साथ में हम खेती करें। इसके साथ साथ घरों में व्यवस्थापन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे संबंधित उनमें अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, जैसे पोषण संबंधी, बच्चों की देखभाल संबंधी, घर की स्वच्छता से संबंधित। तो ये सभी चीज़ें कि कैसे हम सीमित संसाधनों में, हमारे पास जो लिमिटेड पैसा है, छोटी सी रहने की जगह है, उसमें हम किस तरीके से अपने पूरे परिवार को पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन दे सकते हैं, सीजनल फल सब्जियों के माध्यम से, या पूरी आहार योजना बना करके कैसे हम बजट की सहायता से अपनी सीमित आमदनी में से अपने परिवार के सारे तात्कालिक और लॉन्ग टर्म में चलने वाले होने वाले खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें और कैसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन का संचय कर सकते हैं। घर को साफ रखना, बच्चों का अच्छा लालन पालन और उनका अच्छा पोषण किस तरीके से संभव है, परिवार में जो भी वृद्धजन हैं उनकी कैसे देखभाल की जानी चाहिए, बच्चों के अच्छे विकास के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। और साथ ही कैसे हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी तरह का टाइम, एनर्जी और मनी, इन तीनों संसाधनों का मैनेजमेंट घर की व्यवस्थापन के लिए प्रसार शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाता है। पारिवारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना, जो भी पारिवारिक जीवन है, अगर जीवन में सामाजिक स्तर बढ़ेगा, आर्थिक स्तर बढ़ेगा, तो जीवन स्तर भी बढ़ेगा। तो परिवार में जितने क्लेश होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, आपस में तनाव होते हैं, पति पत्नी के मध्य हो सकते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में हो सकते हैं, कैसे उनको दूर किया जाए। एक तो आर्थिक समस्याओं का अगर समाधान होगा तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ ही आपस में रिश्तों को कैसे अच्छा बनाया जाए, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उनको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके बैठना, जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना, नए अच्छे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सभी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। फिर किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं, वो पीढ़ी जिसमें ऊर्जा होती है, जोश होता है, किसी भी काम को करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो ऐसे लोगों को या युवाओं को दिशा भ्रमित या दिग्भ्रमित होने से बचाना, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनके अच्छे कैरियर निर्माण के लिए उनको मदद करना, और साथ ही साथ उनका जीवन विकास, चारित्रिक विकास और रोजगार देकर के आर्थिक और सामाजिक विकास करना, ये सभी चीज़ें भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो युवाओं में किस तरीके से जो उनके परंपरागत रोजगार चल रहे हैं उनको वो और अच्छे से विकसित कर सकते हैं, उनमें नए नए इनोवेशंस करके, नई टेक्निक्स को यूज़ करके, जो करंट ट्रेंड चल रहा है मार्केट का या कंजम्पशन का, उस सब के माध्यम से कैसे वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, और कैसे युवाओं में युवा मंडल की सहायता से हो सकता है, युवा जो संगठन होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनके माध्यम से कैसे उनकी सोच को विकासात्मक और सकारात्मक बनाया जाए, ये प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी हम किसी स्थान का, किसी समुदाय का या किसी भी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर जिनकी बातों को सभी लोग मानते हैं या जिनको फॉलो करते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं नेता या लीडर। तो किसी भी समुदाय या गांव या समाज का जो भी लीडर है
वो लीडर समाज को विकसित करने में, उसको प्रगति की ओर अग्रसर करवाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनका होता है। तो ऐसे नेताओं का या नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, ताकि लोगों को अपने लिए एक उपयुक्त नेता को चुनने का अवसर मिले, या जिसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे गुण हैं कि वो दूसरे लोगों को अपने साथ लेकर के चल सकता है और पूरे समुदाय का विकास करने में मदद कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों की को खोजना, उनको पहचानना और उनमें और अच्छे गुणों का विकास करना, ताकि वो अच्छा नेतृत्व दे सकें, समाज को एक सही दिशा दे सकें और तरक्की करवा सकें। प्रसार शिक्षा का अगला क्षेत्र है सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास। हम सभी जानते हैं प्रसार शिक्षा के अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत भी हमने ये पढ़ा है कि इसका एक प्रमुख उद्देश्य है या इसकी एक विशेषता है कि ये किसी भी समुदाय का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका जिस भी समुदाय, जो स्थानीय समुदाय हैं, जो भी लोकल लोग हैं, उन जगहों पर रहने वाले हैं, किसी भी गांव में या गांव के किसी क्षेत्र में रहने वाले हैं, उन सबको रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन सबको घरेलू काम के लिए बहुत सारी नई टेक्निक्स हैं, खेती की तकनीकें हैं, इन सब की जानकारी देते हुए कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता हो सकती है, स्वच्छता संबंधी आदतें हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में फैल रही है। तो किसी तरह की कोई भी आपदाएं हैं या महामारियां फैलती हैं, इन सभी से बचने के तरीके या इन सब से हम कैसे अपने समाज को, अपने समुदाय को बचा सकते हैं, इनका इलाज करवा सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में शिक्षा देना प्रसार शिक्षण के अंतर्गत आता है। और कैसे हम अपने लोगों का विकास कर सकते हैं, ये प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही बताया जाता है। फिर अंत में जो 9th पॉइंट दे रखा है वो है सर्वांगीण विकास हेतु जन कल्याण संबंधी सुधार करना। इसका मतलब है कि जितने भी लोग उस समुदाय से संबंधित हैं या किसी गांव में रहते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस जगह जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का कल्याण हो, उन सभी का भला हो, उन सभी का विकास हो, आर्थिक सामाजिक स्तर सुधरे, उनमें से कुरीतियाँ हटें, बुराइयाँ हटें और उनकी सकारात्मक दृष्टिकोण बन सकें, विचार उनके प्रगतिशील हो सकें। इस सब के लिए उनका चहुमुखी विकास करने के लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसी योजनाएं चलाई जा सकती हैं, कैसे उनको उनके जीवन को श्रेष्ठतम बनाया जा सकता है, ये सभी बिंदु प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रसार शिक्षा तकनीकी स्थानांतरण और शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और इसके अंतर्गत कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, वन निर्माण और देखभाल, सामाजिक संबंध, ग्रामीण विकास से संबंधित शैक्षणिक कार्य आते हैं। प्रसार शिक्षा में ज्ञान और सूचनाओं का प्रचार प्रसार भी सम्मिलित होते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, दर्शन और विधियाँ, ये सभी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थापन, आपातकालीन स्थितियों का सामना, आपदा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी प्रसार शिक्षा बहुत सफल है और बहुत सारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रेरणा और जागरूकता उत्पन्न करने में भी सहायक होती है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक इस प्रकार की शिक्षा विधि है जो ग्रामीण लोगों को उनकी समस्याओं को पहचान कर लक्ष्य निर्धारण करना सिखाती है, स्वयं के प्रयासों के माध्यम से नवीन विचारों और तकनीकों को अपनाना, अपनी सोच, विचार, आचार, व्यवहार, प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके अपनी समस्याओं का समाधान करना और अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर को श्रेष्ठ बनाना और जीवन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता देती है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षण का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और ग्रामीण और शहरी विकास के विभिन्न आयामों को अपने अंदर समाविष्ट करके रखता है।
इस वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र, उससे संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको अपने नोटबुक में करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। प्रसार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तारपूर्वक समझाइए। गृह प्रबंध का क्षेत्र प्रसार शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है? ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं, समझाइए। प्रसार शिक्षा युवा विकास तथा नेतृत्व विकास में किस प्रकार सहायक है? सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।